बेसिकली अभी हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन 1926। तो ट्रेड यूनियन 1926 बहुत इम्पोर्टेंट एक लेबर लॉ का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले याद रखो कि ट्रेड यूनियन जो है वो बनता क्यों है। कुछ सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है, जो ट्रेड यूनियन है, यूनियन शब्द का मतलब समझो। यूनियन शब्द का जो मतलब है वो एक तरीके से संगठन है। संगठन मतलब समझते हो? ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ, संगठन का मतलब एक तरीके से एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, जो लोग हो सकते हैं, एक आपस में यूनिटी बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं। अगर तुमने कुछ पुराने ज़माने के कुछ पुरानी मूवीज़ देखी हो, या कुली मूवी देखी, कुली? थोड़ी बहुत अगर याद नहीं। कुली मूवी देखी होगी तो तुम्हें याद होगा कि भैया कुली किस तरीके से वहाँ पे वो अमिताभ बच्चन क्या करता है, अपना संगठन बनाता है, और संगठन बनाने के बाद इलेक्शन तक लड़ता है। हालांकि वो अलग चीज़ है, वो पॉलिटिकल हो गए थे, बट किसी भी हक की लड़ाई लड़ना और एक ट्रेड यूनियन बनाना। ट्रेड यूनियन मतलब एक तरीके से जो लेबर्स का जो राइट है, एम्प्लॉयर्स का राइट्स हैं, उसके लिए फाइट करना, वो ट्रेड यूनियन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं चैप्टर पहले किस तरीके से डिवाइडेड है। चैप्टर यहाँ पे प्रिलिमिनरी चैप्टर है, जिसमें कि डेफिनेशन और शॉर्ट टाइटल वगैरह हम ये चैप्टर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में देखेंगे। फिर चैप्टर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार क्या है। सेक्शन 3, सेक्शन 4 मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस किस माध्यम के ज़रिए क्या क्या मोड होते हैं, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशंस कराए जा सकते हैं ट्रेड यूनियन के। फिर हम देखेंगे अप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब इसका अगर रजिस्ट्रेशन आपको ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराना तो अप्लीकेशन आप किस प्रकार देंगे, क्या प्रोसीजर होगा, हम इस सेक्शन में समझेंगे। फिर सेक्शन 6 हमारा होगा प्रोविजन टू बी कंटिन्यूड इन द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। जो हमारा रूल्स होगा, बेसिकली प्रोविजंस टू बी कंटेन्ड इन दी ट्रेड यूनियन। अगर आप ट्रेड यूनियन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ लोगों के साथ मिलकर एक ट्रेड यूनियन फॉर्म कर रहे हो, तो क्या क्या नियम जो आपको करने ही करने पड़ेंगे, उस नियम को फॉलो करने पड़ेंगे, उसको हम देखेंगे सेक्शन नंबर 6 में। फिर उसके आगे हम देखेंगे कि पावर्स टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स और रिक्वायर अल्टरेशन ऑफ द नेम वगैरह, इसमें नाम में कुछ चेंजेस वेंजेस है तो कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन फाइनल सेक्शन 8 में होगा। फिर सेक्शन 9 में हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। और सेक्शन 9A जो होगा रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबरशिप फॉर ट्रेड यूनियन, मतलब जैसे मिनिमम कितना मेंबर होना चाहिए, कितना होगा तभी जाके तुम्हारा ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होगा, ये सारी चीज़ें। फिर किस ग्राउंड्स पे कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, एक तो आप खुद ही बोल दें कि नहीं अभी ट्रेड यूनियन को कंटिन्यू नहीं करना, या हमारा पर्पस फुलफिल हो गया है, या फिर आपने कुछ ऐसा बिहेव किया है जिससे कि ट्रेड यूनियन ने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसको समझ लो कि जो कि अनैतिक है, इसलिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं, सेक्शन नंबर 10 में हम समझेंगे। फिर सेक्शन नंबर 11 में अपील फाइल कर सकते हैं, कोई चीज़ें फर्दर आपके डिसीजन या कोई बोर्ड का जो डिसीजन होगा वो अगर अच्छा नहीं लगा तो सेक्शन नंबर 11 में हम अपील कर सकते हैं। फिर सेक्शन नंबर 12 है रजिस्टर्ड ऑफिस किस तरीके से होगा। सेक्शन नंबर 13 इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। और लास्ट सेक्शन जो हमारा इसमें चैप्टर नंबर 2 का होगा वो सर्टेन एक्ट जिन पर ट्रेड यूनियन अप्लाई होता है, और कुछ ऐसे एक्ट जिसमें अप्लाई नहीं होता, उस चीज़ को हम समझेंगे। फर्दर हम सेक्शन नंबर यहाँ पे हम राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 2 है, इसको हम समराइज में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसको जस्ट थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट होगा जनरल फंड का, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनेगा, पॉलिटिकल पर्पस क्या रहेगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और ट्रेड यूनियन किस तरीके से इसमें होता है, और इम्यूनिटीज़ किस तरीके से इसको मिलती हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। आगे हम समझेंगे यहाँ पर रेगुलेशंस, पावर्स और कुछ जो पीनल प्रोविजंस होंगे, जो पेनल्टीज़ वगैरह होंगी, वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। ट्रेड यूनियन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इस एक्ट का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि लाइक कौन सा एक्ट है, तो 16 ऑफ 1926 ये प्रोविजन है ट्रेड यूनियन का। ठीक है, ये कब आया था? अगर मैं पूछूं ट्रेड यूनियन कब आया था, तो 25 ऑफ मार्च 1926, यानी कि मेरे बर्थडे वाले दिन। कभी भी अगर तुम्हें ये सवाल आए ट्रेड यूनियन कब आया था, तो वैसे तो डायरेक्ट नहीं आएगा, बट अगर आ गया तो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि 25 मार्च 1926। वाइवा वगैरह में से सवाल पूछ सकते हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत अभी तक के लिए? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर शॉर्ट टाइटल समझ, बेसिकली ये एक्ट जो होगा अप्लाई होगा पूरे इंडिया में। ठीक है, कम्प्लीटली जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रोविज़न था वो अब हट चुका है।
अब कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो डेफिनेशन हमें करके जाना है, जो कुछ शॉर्ट मार्क्स में आ सकते हैं, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में कुछ शॉर्ट मार्क्स के क्वेश्चन जैसे आते हैं तो वो आ सकते हैं। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको करना पड़ेगा ऑफिस बैरियर, ठीक है। तो ऑफिस बैरियर क्या होगा, ट्रेड यूनियन इंक्लूड्स एनी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव देयर ऑफ बट डू नॉट इंक्लूड एन ऑडिटर, कोई ऑडिटर को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है, उसे ऑफिस बैरियर कहा जाएगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, डेफिनेटली हम बहुत सारे एक्ट्स में पढ़ते ही हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, तो इसके तहत भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लगभग वही रहेगा। उसमें एक बार नज़र डाल लेते हैं कौन होगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू दी अदर ट्रेड यूनियंस, एंड ये जो होगा वो ट्रेड यूनियन के नाम से जाना जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस वही कहलाया जाएगा जो ट्रेड यूनियन जहाँ पर जिस एरिया में इस के तहत रजिस्टर्ड होगा, जो जहाँ उसका लोकेशन होगा, दैट विल बी रजिस्टर्ड ऑफिस, मींस ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियन का ऑफिस होगा उसे रजिस्टर्ड ऑफिस कहा जाएगा, विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन ये है जो पूछा जा सकता है वो रजिस्ट्रार, क्योंकि आगे चल के हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रार की पावर क्या है। तो रजिस्ट्रार की पावर क्या है ये पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप नोट भी कर सकते हैं इसको कि भैया रजिस्ट्रार कौन होता है। तो रजिस्ट्रार वो होगा, रजिस्ट्रार कौन होगा जो अपॉइंट करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन अपॉइंटेड बाय, सबसे पहले कौन होगा, ये अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है और सेंट्रल भी हो सकती है, और वो सेक्शन नंबर 3 में अपॉइंट किया जाएगा। रजिस्ट्रार को कौन से सेक्शन में अपॉइंट किया जा सकता है, कौन से सेक्शन में रजिस्ट्रार अपॉइंट होगा, वो सेक्शन नंबर 3 होगा, ये भूलने की जरूरत नहीं है। तो जो सेक्शन नंबर 3 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करेगी वो रजिस्ट्रार कहलाएगा। और ये कौन कौन हो सकता है, सेक्शन 3 एंड इंक्लूड्स एनी एडिशनल एंड डेप्यूटी रजिस्ट्रार, कहने का मतलब जो रजिस्ट्रार होगा वो रजिस्ट्रार तो एक होगा ही होगा, साथ के साथ एडिशनल या फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी सेक्शन 3 के अंदर रजिस्टर किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एक क्लॉज और है कि इन एनी रिलेशन टू द ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार अपॉइंटेड फॉर द स्टेट in which the head of registered office case may be trade union, ठीक है, बात समझ में आई है। आगे समझते हैं कि ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है। अभी रजिस्ट्रार समझ में आ गया, फिर समझ में या कोई डाउट है? भाई थोड़ा बेसिक से समझाते हैं। ठीक है, एक बार हम ना सबसे पहले ट्रेड यूनियन समझते हैं, फिर उसके बाद जो होगा, जैसे यूनियन मतलब अभी संगठन हमने समझा, अब इस तरीके से समझते हैं कि ट्रेड यूनियन क्या है, फिर इनकी जो एलिमेंट्स है वो समझ में आ जाएगा कि ट्रेड रजिस्ट्रार क्या है और किस तरीके से इनका फंक्शन होता है। तो सबसे पहले समझो कि ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन विच टेम्परेरी और परमानेंट फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर। कहने का मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉयर या फिर वर्कर या फिर एम्प्लॉयर्स के रिलेशन को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है, वो कौन होगा, एक तरीके से यूनियन कहलाएगा। फॉर इसका प्राइमरीली पर्पस क्या होगा, रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉय, या फिर वर्कमैन भी तो हो सकता है ना, वर्कमैन या फिर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, या फिर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन और कंडक्ट टू ट्रेड बिजनेस इंक्लूड दी फेडरेशन ऑफ और 2 और मोर। समझो मेरी बात, ट्रेड यूनियन वो होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, बेसिकली जिसका प्राइमरी पर्पस होगा रिलेशन रेगुलेट करने का। जैसे कि मान लो ये मालिक है, देखो समझो बात को, ये पर्सन क्या है, मान लेते हैं कि ये एम्प्लॉयर है, ये कौन है, एम्प्लॉयर, ये वर्कमैन है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब या तो वर्कमैन 2-3 हो सकते हैं, या तो आपस में इनके कुछ कलेश हो गए, तो इसको रिजॉल्व करने का काम क्या होगा, ट्रेड यूनियन का होगा, ठीक है। या फिर एम्प्लॉयर ये हो गया, इन लोगों के भी डिस्प्यूट कौन रिजॉल्व करेगा, ट्रेड यूनियन रिजॉल्व करेगा। इनके बीच में कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो ये रिजॉल्व करेगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन जो होंगे वो ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। तो इनका मेन काम ये होगा। तो ट्रेड यूनियन का पहले बताओ पर्पस समझ में आया कि नहीं। अगर ट्रेड यूनियन का पर्पस समझ में आ रहा है तो समझो कि ट्रेड यूनियन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये समझते हैं कि एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर
एज देयर ऑन बिजनेस, ठीक है। कोई भी अगर बिजनेस, एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एज टू देयर ऑन बिजनेस and agreement between the employer to those with such employment, any agreement in इसका मतलब क्या consideration। हुआ? बोला है। इसका मतलब समझाता हूँ। अगर जब भी ट्रेड यूनियन में ये सारे लोग होंगे जो फेडरेशन को गवर्न करेंगे, इनके रूल्स रेगुलेशन को गवर्न करेंगे, वो क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई एग्रीमेंट है पार्टनर्स के और उसके बिजनेस के बीच में, तब ट्रेड यूनियन उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। फिर या तो फिर कोई एग्रीमेंट है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड दोज एम्प्लॉयड, कोई मालिक या फिर जो एम्प्लॉयड पर्सन है उसके द्वारा कोई ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ है, उसमें वो अंडरटेकिंग नहीं करेगा, उसमें वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा। या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट बना हुआ है इन कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ द गुडविल और द बिजनेस इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोफेशन और ट्रेड हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीज़ों में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए ट्रेड यूनियन पहले के ज़माने में बनते थे, इसलिए बनते थे ताकि उन लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व किए जाएं, ठीक है। बट अगर आज के ज़माने में या फिर अभी अगर एज ऑफ करंट बात करूँ, अगर किसी एम्प्लॉयर ने एक एग्रीमेंट साइन करा लिया है कि भैया तुम ना ऐसा मतलब कोई ट्रेड यूनियन ज्वाइन नहीं करोगे, तुम्हारा कोई डिस्प्यूट होगा वो हम खुद देखेंगे, तुम किसी ट्रेड यूनियन के पास नहीं जाओगे और ट्रेड यूनियन हमारे बीच के मसलों को नहीं सुलझाएगा, और ऐसे एग्रीमेंट अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर ने आपस में साइन करे हुए हैं तो वहाँ ट्रेड यूनियन अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समझ में आई बात? एक इसको छोटे एग्जांपल से और अगर समझें तो कहने का मतलब यह है कि देखो अगर मान लो कि तुम्हारे भाई बहन है, ठीक है। भाई बहन अगर लड़ाई करते हैं तो मम्मी पापा सुलझाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोगों ने पहले ही बोल रखा है मम्मी पापा देखो तुम बीच में बताना, हमारी लड़ाई हम खुद सुलझ लेंगे, तो क्या जबरदस्ती मम्मी पापा पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि मम्मी पापा ट्रेड यूनियन जैसे नहीं है, वो लीगल बाइंडिंग नहीं है, वो चपेट मार के बात सुन ले, वो अलग बात है। लेकिन एक तरीके से जब तुमने पहले ही मना कर दिया तो वो उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो इसी को कहते हैं ट्रेड यूनियन। अब इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए रजिस्ट्रार की जरूरत होती है, ठीक है। रजिस्ट्रार की जरूरत होती है और यही रजिस्ट्रार उसका काम होता है। वो अपॉइंट कौन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेक्शन 3 में। ये समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अब आगे अगर समझेंगे कि ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है। अब ट्रेड डिस्प्यूट होता क्या है? ट्रेड यूनियन तो बन गया, रिजॉल्व कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा, ठीक है। जो ट्रेड डिस्प्यूट जो होगा, ट्रेड यूनियन को जो रिजॉल्व करने का काम ट्रेड यूनियन सारे चीज़ों को रिजॉल्व करेगा। लेकिन ट्रेड डिस्प्यूट होगा क्या? ट्रेड डिस्प्यूट ये हो सकता है किसके किसके बीच में? एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। अच्छा मुझे बताओ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में एम्प्लॉय और वर्कमैन में क्या डिफरेंस है? बता सकते हो क्या? एम्प्लॉय और वर्कमैन में क्या डिफरेंस है? अगर मैं कहूँ कि वर्कमैन भी काम करने वाला आदमी होता है, पर्सन होता है, ठीक है, समझ में आ रही बात? और एम्प्लॉय भी काम करने वाला, तो वर्कमैन और एम्प्लॉय में क्या अंतर होता है? एम्प्लॉयर सैलरी बेस्ड होता है, वर्कमैन डेली वेजेस वाला। कुछ और थोड़ा और दिमाग लगाओ। कॉर्पोरेट वाला एम्प्लॉयर या वर्कमैन फैक्ट्री वाला। देखो मैं समझाता हूँ इस चीज़ को, बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का। देखो जो वर्कमैन एंड एम्प्लॉय होता है वो क्या होते हैं बेसिकली, इसमें जो मेन जो डिफरेंस हो ये है कि वर्कमैन जो रेफर किया जाता है स्पेसिफिकली सम एम्प्लॉयड इन अ मैनुअल बेसिस पे, जो मैनुअल होगा, स्किल्ड पर्सन होगा या अनस्किल्ड पर्सन होगा, उसको क्या कहेंगे? वर्कमैन कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जिसका काम रहेगा। लेकिन जब एम्प्लॉय की बात की जा रही है, एक ब्रॉडर टर्म है, एक बड़ी टर्म है। बेसिकली इसमें ये होता है कि कोई भी कंपनी जब किसी को हायर करती है तो वो एम्प्लॉय कहलाता है। समझ में आ रही बात? इनको जो जॉब फंक्शन है वो डिफरेंस हुआ। जो तुम्हारा एग्जाम्पल था वो बहुत सही एग्जाम्पल था कि लाइक जो दिहाड़ी बेसिस पे करेगा वो वर्कमैन कहलाएगा। लेकिन वर्कमैन मतलब जो काम करने वाला आदमी होगा। बट एम्प्लॉय का जो होता है, एम्प्लॉय का मतलब जो होता है जो ओवरऑल वर्क में कंसीडर किया जाता है। वर्कमैन का एक स्पेसिफिक काम हो सकता है, लाइक मेरे घर पे अगर ये कुर्सी बनाने वाला पर्सन आया हुआ है तो वर्कमैन कहलाएगा, ठीक है। वर्कमैन बेसिकली क्या होता है कि मैनुअल वर्कर हो गया,
ठीक है, जैसे कि कुर्सी बनाने वाला आदमी आया, वर्क काम करने वाला आदमी, जैसे कहते हो ना घर पे कि काम करने वाला व्यक्ति है। लेकिन एम्प्लॉय क्या होगा, एम्प्लॉय वो आदमी होगा या फिर वो औरत होगी जो वो अपने वर्क कैपेसिटी में इन्वॉल्व है और वो वर्क कैपेसिटी में आकर डेली काम कर रही है, दैट इज वर्क मैन, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले चैप्टर 2 पूरा डेडिकेट है कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर कैसे होगा। समझ में आ रही बात, इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे रजिस्ट्रार अपॉइंट करना है, सॉरी ट्रेड यूनियन रजिस्टर कराना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार का। रजिस्ट्रार को कैसे अपॉइंट करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार शैल बी डन बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, जो कि मैंने अभी ऊपर पढ़ा था। ऊपर हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हमेशा भूलना नहीं है, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमारा सेक्शन 2 में आएगा। 2 में जो सेक्शन 2 है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रेफर करता है। बात समझ में आ गई। तो सेक्शन 2 में कौन करेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कर सकती है। ठीक है, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। समझ आई बात। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में हमने क्या देखा कि अपॉइंटमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी। किसके लिए, जो ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार जो होगा वो अपॉइंट होगा, और हर स्टेट का ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज एडिशनल एंड डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन, जैसे कि बताया कि एज पर द रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है कि वो एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सकती है जैसा उसको ठीक लग रहा है, एज में थिंक फिट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आगे इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि बेसिकली जो रजिस्ट्रार होगा उसकी कुछ डेडिकेटेड पावर्स होंगी, फंक्शंस होंगे। उसमें सबसे पहला पावर होगा अंडर दी सुपरडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, सच पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार अंडर दिस एक्ट। उसमें इसी के तहत उसको कुछ पावर्स और फंक्शंस जो होंगे उसको निर्धारित किए जाएंगे, स्पेसिफाई किए जाएंगे। समझ में आई बात, समझ में आई बात। ठीक है, आगे चलते हैं। जो उसके लोकल लिमिट्स में होगा बेसिकली वो क्या क्या और कुछ चीज़ें वो, जैसे कि सेक्शन नंबर सब सेक्शन इसमें देखा, तो ये जो रजिस्ट्रार होगा जो पावर अपना डिस्चार्ज करेगा बेसिकली, एंड द पावर एंड फंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार जो होगा विद इन एरिया होगा, एंड ये रजिस्टर्ड ऑफिस जो होगा उसके पास सिचुएटेड जो होगा वहीं पे चीज़ें, ये क्या हो सकता है, वो चीज़ें वो गवर्न करेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रार शैल बी डीम्ड टू बी रजिस्ट्रार इन रिलेशन ट्रेड यूनियन फॉर द पर्पस ऑफ दिस बेसिकली एक्ट। अब मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, तो बेसिकली इसका मेन मोड जो होगा वो होगा एनी 7 और मोर मेंबर, कितना 7 या 7 से अधिक मेंबर्स होने चाहिए। एनी 7 और मोर मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन में बाय सब्सक्राइबिंग एनी नेम, किसी का नाम सब्सक्राइब कर सकते हैं, दे सकते हैं, नाम बता सकते हैं ऑफ द ट्रेड यूनियन। ठीक है, एनी, ध्यान से समझने वाली बात है कि एनी 7 और मोर मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन में बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू रूल ऑफ द ट्रेड यूनियन and by otherwise complying within the provision of this act respect of the registration apply for registration trade union of this act। समझ में आई बात। क्या मोड होगा इसका बेसिकली कितने मेंबर्स चाहिए होंगे, अगर मैं बोलूं कितने मेंबर्स मिनिमम चाहिए होती हैं, 7 या 7 से ज्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड इन सबसेक्शन 1 रजिस्ट्रार में सच एप्लीकेशन shall not be deemed to become invalid for more। अगर मान लो कि अगर तुम एप्लीकेशन लेके गए हो, एक कुछ चीज़ें होंगी अगर वो गलत नहीं है, प्रोसेस चीज़ों को फॉलो किया गया है, जहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की गई है, तो ट्रेड यूनियन क्या होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा अगर वो किसी रीज़न से या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ डिस्प्यूट है, या अगर डिस्प्यूट नहीं है तो उसको इनवैलिड नहीं कराया जा सकता। बात समझ मारिए। फिर आते हैं इसको समझते हैं
कि application for registration, every application for the registration of the trade union shall be made to the registrar. application आप किसको दोगे? आप application हमेशा देंगे रजिस्ट्रार को, ठीक है? आप application रजिस्ट्रार को देंगे and shall accompanied by the copy of the rules. अब rules क्या होता है? देखो भाई रजिस्ट्रार होता वो है जो ट्रेड यूनियन का हेड होता है। नहीं, रजिस्ट्रार एक पर्सन होगा जो को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और वो ट्रेड यूनियन को मंजूरी देगा। जैसे कि आप कोई एक कंपनी खोलने जाते हो तो आप किसके पास जाते हो? एमसीए के पास जाते हो। तो जो एमसीए होगा, एमसीए क्या करते हैं? आपको कंपनी खोलने की परमिशन देती है और आप कंपनी को क्या आप बताते हो कि भाई हम इस कंपनी में ये काम करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है कुछ बनाने की। अब फॉर एग्जांपल आप ये पेन कंपनी से आप एक पेन बनाते हो एक कंपनी में, तो आप उसमें रूल्स रेगुलेशन लिखते हो ना कि मैं इस कंपनी में एक पेन बनाऊंगा, उसमें इतने लोग रहेंगे, लोगों को ये सारा काम करना होगा, इसमें ये स्टाफ, मतलब अपने रूल्स रेगुलेशन सेटअप करोगे। वही रूल्स रेगुलेशन आप ट्रेड यूनियन का बनाओगे और बताओगे कि हम ट्रेड यूनियन क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, समझ में आई बात?